एपिसोड 16 पेशकश मीर कारवां। साहिल ने इस एक माह के अंदर अमली मैदान में नुमाया कामयाबियां भी हासिल की। जी की मशक की खातिर नताज बरामद हुए। वो लाइट वेट अशिया मसलन कागज को, ड्रिंक का स्ट्रॉ और पानी की सतह को हरकत देने में माहिर हो गई थी। अब इर्तिका से तवज्जो के साथ प्रैक्टिस की जरूरत थी। उसकी बातनी तवानाई में जैसे जैसे इजाफा होता जाता, उसकी कारकर्दगी और फालियत भी बढ़ती ही चली जाती। मार्शल आर्ट में साहिल ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि अच्छी खासी फाइट कर सकती थी। उसने ये फन सीखने के लिए दिन रात मेहनत की थी। वो बुनियादी 3 किक्स यानी फ्रंट किक, साइड किक और बैक किक बिल्कुल सही अंदाज में इस्तेमाल करने पर कादिर हो गई थी। इसके अलावा ब्लॉकिंग और पंचिंग में भी परफेक्ट हो गई थी। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि साहिल में सीखने की बेपनाह सलाहियत मौजूद थी और इसमें उसकी संजीदगी ने मजीद इजाफा कर दिया। उसके बिलक्स रूबी ने मुझे सख्त मायूस किया। इम्तियाज ने एक रोज मुझसे कहा भी, क्या बात है जिगर, तुम अपनी उस बहन पर तवज्जो नहीं दे रहे हो? मैंने साफ कोई से काम लेते हुए कहा, यार नासूर के मुंह पर मरहम लगाने से बात नहीं लगती, मुझे तो ये सर्जरी का केस लगता है। वो तायदी अंदाज में सर हिलाने लगा। मैंने मजीद कहा, रूबी के इलाज के लिए मुझे पहले उसकी कहानी सुनना होगी, वो कहानी जिसका तुमने इब्तिदा में तस्करा किया था। उसकी नफ्सियात में कोई गिरा पड़ी हुई है। जब तक वो गिरा नहीं खुलेगी, कोई मश्क और एक्सरसाइज से उसे फायदा नहीं पहुंचेगा। तुम किस गिरा की बात कर रहे हो जिगर? वो पुरसोच अंदाज में बोला। मुझे तो लगता है कि उसकी पूरी नफ्सियात ही गुंजलक हो चुकी है। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, वैसे तो मैं भी तुम्हें उसकी कहानी तफसीलन सुना सकता हूँ, लेकिन उसकी तहलील नफ्सी के लिए जरूरी है कि वो अपनी जुबान से बताए। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कोई मुनासिब सा मौका देखकर उसका तफसीली इंटरव्यू करूंगा। वैसे तुमने कभी इस सिलसिले में कोशिश नहीं की? एक आध बार की थी, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मुझे अभी तक कामयाबी नहीं हुई। इम्तियाज ने अपनी शिकस्त का खुला इतराफ करते हुए कहा। मैंने कहा, ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगा। ये बहुत नेकी का काम होगा जिगर। हाँ ये तो है। मीर बख्श की आमद से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मीर बख्श पूरी तरह फिट हो चुका था। हमने इसका फर्जी नाम सलेमान शाह रख दिया था। हम फ्लैट के अंदर सिर्फ वजदान, साहिल और मीर बख्श होते थे, वरना बाहर हर जगह हम वजी, अलमास और सलेमान शाह बन जाते थे। मीर बख्श ने इसी फ्लैट के ड्राइंग रूम में डेरा जमा रखा था। फ्लैट पर क्याम के दौरान मैंने इस एक माह में बहुत से मुफीद काम भी किए। मसलन मैंने पूरे कराची को देख डाला, तमाम अहम रास्ते ज़हन नशीन कर लिए। अब मैं कहीं भी तने तनहा आ जा सकता था। बेशतर बस और वैगनों के स्पॉट और नंबर भी मुझे मालूम हो गए, जो मैंने अपनी याददाश्त में महफूज कर लिए। जिस तरह हमने अपने गेटअप और खुलियों में मुनासिब तब्दीली कर ली थी, बिल्कुल ये सलूक मीर बख्श के साथ भी किया गया। उसने बाकायदा दाढ़ी छोड़ दी थी। पहले उस चेहरे पर सिर्फ भारी भरकम मूंछें हुआ करती थी। अब हम पूरी तरह इस शहर के रंग में रंग गए थे और ढंग में ढल गए थे, गोया हम भी कराचवी हो गए थे। इस अरसे में अपनी रजा से मैंने इम्तियाज के मिशन में उसका भरपूर साथ दिया। दर हकीकत ये CFK के प्रोजेक्ट थे। मेरी हमराही ने इम्तियाज को बेहद होशी से सरफराज किया। वो अब मुझे अपना दाया बाजू समझने लगा था, क्योंकि मैं उसके शाना बशाना लड़ा था। पहला मिशन महकमा टेलीफोन के एक अफसर की बेटी को अगवा करके कत्ल करने वालों के खिलाफ था। DE टेलीफोन लाखों की नात दहिंदा एक पार्टी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहता था। उसे नामालूम अफराद की तरफ से खतरनाक धमकियां मिलने लगी। वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। फरीक मुखालिफ ने उसकी जवां साला बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ना तो उसकी मासूम बेटी को बाजियाब करा सकी और ना ही अगवा कुनंदगान का कोई सुराग मिला। ना दहिंदा पार्टी भी इस मामले से अपनी मुकम्मल लाइल्मी जाहिर करती रही। चंद रोज बाद उसकी जवां साला बेटी की कटी फटी लाश एक गंदे नाले से मिल गई। बर्बरियत और जुल्म के इतने बड़े वाक़े के बाद भी पुलिस मुजरमों तक रसाई हासिल न कर सकी और केस दफ्तर दाखिल हो गया। दूसरा वाक़या तो बहुत ही दिल दहला देने वाला और गर्दनें झुका देने वाला था। ये डकैती और आबरूरेज़ी की एक वारदात थी, जिसमें डाकुओं ने घर से तमाम नकदी और जेवरात समेट लेने के बाद और सामान समेटने के बाद उस घर की
नई बहू के साथ मुजरमाना फेल भी किया था, और वो भी उसके बदनसीब शोहर के बिल्कुल आंखों के सामने। गन पॉइंट पर पहले उसके शोहर को बेदस्तु पा करके अच्छी तरह रस्सियों में जकड़ा गया, फिर उसकी बीवी के साथ बेईमाना सलूक किया गया। दूसरे रोज वो शख्स एक ट्रेन के नीचे आकर कट मरा। खुदकुशी के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा था। वो इंतहाई वजीह और जवान शख्स था, और बेबसी ने उसके सीने में जितने हंजर पेवस किए थे, उसके बाद वो जीना भी नहीं चाहता था। पुलिस मामूल के मुताबिक डाकू को तलाश करने में नाकाम रही। मैंने CFK के झंडे तले इन 2 मुजरमों को तलाश करके गुस्ले मैयत देने में इम्तियाज का साथ दिया था। हमारा तीसरा शिकार बड़े घराने का बिगड़ा हुआ एक नौजवान था। वो अपनी इमारत की झलक दिखलाकर निचले तबके की लड़कियों को फांसता, उन्हें शादी के ख्वाब दिखाकर अपनी मर्जी के सफर पर बहुत दूर तक ले जाता, और फिर इस दूरी पर आंसू बहाता छोड़कर किसी और मैदान की तरफ निकल जाता। उसके क्रेडिट पर ऐसे दर्जनों कारनामे थे। बर्बाद होने वालियों में से 1-2 ने पुलिस स्टेशन जाकर फरियाद भी की थी, मगर पुलिस वाले उस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो जिन महा शैतानों की औलाद था वो बड़ी ही पहुंच वाले थे। उनके इशारे अबरू पर पुलिस अफसरों की तकर्रियां और तबादले हो जाया करते थे। CFK ने इस शैतान को एक तारीख गोशे में घेर कर एक साफ सुथरी सड़क को उसके गलीज खून से दागदार कर दिया। इन वाकयात को बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता CFK से मुंसलिक हो चुका था। मैं इस वक्त ईस्ट में शुएब गौरी के सामने बैठा था। हमारे सिवा उस कमरे में और कोई नहीं था। यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। ये बंगला हिल पार्क के नजदीक ही वाक़या था। इम्तियाज के जरिए गौरी का पैगाम मुझे मिला और मैं यहाँ पहुंचा था। आज वो कदरे मुख्तलिफ मूड में दिखाई दे रहा था। उसने गुज़श्ता मुलाकात की तरह सेक्स या किसी और गैर मुतल्लका बात को मौज़ूए गुफ्तगू नहीं बनाया था, बल्कि हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद उसने मेरे तावन की तारीफ की और फिर कदरे संजीदा लहजे में बोला, मिस्टर वजदान, पिछली मुलाकात में मैंने तुमसे ढंग की कोई बात नहीं की थी जिस पर तुम्हें हैरान होना चाहिए, मगर तुमने अपनी किसी उलझन या हैरानी का मुजाहरा नहीं किया। वो यहाँ तक पहुंचकर खामोश हुआ और ठहरी हुई नजर से मुझे देखने लगा। नजर के चश्मे के पीछे उसकी ज़हीन आंखें साकित थीं। मैं खामोश रहा तो उसने कहा, दरअसल उस वक्त तक मैं तुम्हारे बारे में अधूरी मालूमात रखता था, लेकिन अब ये नामुकम्मल मालूमात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए बिजनेस की बात हो सकती है। कैसा बिजनेस? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो बोला, CF को जलाने के लिए और उसको चलाने के लिए मुझे मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस करना पड़ते हैं। जाहिर है कि कोई भी तंजीम सरमाए के बगैर नहीं चल सकती। इसको फाल रखने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। अब मैं ये तो कर नहीं सकता कि दौलत हासिल करने के लिए लूटमार शुरू कर दूं। मैंने दौलत कमाने के लिए चंद जराए वज़ा कर लिए हैं और उन्हें मैं अपना बिजनेस कहता हूँ। मैंने उलझनज़दा अंदाज में कहा, मुझसे तुम किस किस्म का बिजनेस करना चाहते हो? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वो अपनी महसूस गुंजीली आवाज में बोला। मैंने अभी तक ये फैसला तो नहीं किया कि तुमसे कौन सा बिजनेस करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मुलाकात के एख्तिताम तक ये मामला तय हो जाएगा। तुम जो कुछ कहना चाहते हो खुलकर और वाज़ेह अल्फाज में कहो। मैंने पहलू बदलते हुए कहा, तुम्हारा ये मुबहम अंदाज मुझे उलझा रहा है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, मिस्टर वजदान, मुझे पता चला है कि तुम्हारे और चौधरी नवाज़िश अली की ऑफ रखा वाली के दरमियान कोई पुरानी दुश्मनी फल फूल रही है। उसने पाकिस्तान से बाहर तुम्हारे लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया था और तुमने पाकिस्तान में दाखिल होते ही उसका खून खुश कर दिया है। वो दारा हो या मियां जाहिद हुसैन, तुमने सबको नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचाया है। ये सब चौधरी के बंदे हैं और तुमसे इस किस्म की जुर्रत की तवक्का नहीं करते थे। बहरहाल वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और एक तवील सांस खारिज करने के बाद सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, कराची में दाखिल होते ही तुमने जिस किस्म की सूरत हाल से गुजर रहे हो और मियां जाहिद का गिरोह जिस तरह तुम्हारी तलाश में है, इससे जाहिर होता है कि वो तुमसे कुछ हासिल करना, कुछ छीनना चाहते हैं। इसी जेल में तुम्हारे एक साथी बूटा सिंह को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मीर बख्श का अगवा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उसकी जुबान खुलवाने के लिए उसे बुरी तरह ज़दोकोफ किया गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, तुम वाकई एक बहुत ही अच्छे तज्जिया निगार भी हो। वो दोस्ताना अंदाज में बोला, मिस्टर वजदान, तुम उम्र में मुझसे आधे से भी कम हो।
मैंने तुम्हें कभी अपना मुलाजिम या CFK का रुकन नहीं समझा, हमेशा एक दोस्त ख्याल किया है। क्या इस दोस्ती के रिश्ते की बना पर मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? मुमकिन है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? मैंने उसके चेहरे का जायजा लेते हुए उसे याद दिलाया। तुम तो मुझसे किसी बिजनेस की बात कर रहे थे, फिर बीच में मेरे मसाइल कहाँ से आन टपके? मैं तुम्हारे मसाइल या मसले पर खड़े होकर ही तो बिजनेस डील करूंगा डियर, वो गहरी संजीदगी से बोला। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं इस मदद के एवज तुमसे एक सौदा तय कर लूंगा। यही मेरा बिजनेस है। मैं लोगों के नामुमकिन और पेचीदा कामों के एवज अपना मुआवजा वसूल करता हूँ, और इन कामों को कराने के लिए मैं मुख्तलिफ महकमों में अपने लिंक्स को इस्तेमाल करता हूँ। अब मेरी बात कुछ कुछ तुम्हारी समझ में आ गई होगी। मैं पूरी तरह तुम्हारा बिजनेस समझ गया हूँ, मैंने संजीदा लहजा इख्तियार करते हुए कहा। लेकिन मेरे मसले का ताल्लुक कराची से नहीं, जबकि CFK सिर्फ कराची में ही काम करती है। तुम इस बात की फिक्र ना करो, वो ठहरी हुई आवाज में बोला। अपना मसला बताओ। मैं गुज़िश्ता एक माह में शोएब गौरी और उसके तंजीमी मामलात का बड़ी ही बारीक बीनी से मुशाहिदा करता रहा था। वो मुझे एक लिहाज से काबिल एतमाद और भरोसे का आदमी लगा। उसने और उसकी तंजीम ने अब तक मुझे एक मजबूत पनाहगाह का एहसास दिलाया था और मुझे हर किस्म की मदद भी दी थी। मैं इसके लिए उन सब का ममनून एहसान भी था। पलक झपकने में मेरे अंदर ये फैसला आ गया कि मुझे शोएब गौरी को अपने राज में शरीक कर लेना चाहिए, वो राज जिसकी कीमत कम से कम 4 अरब रुपए थी। मैंने आइंदा 1 घंटे में शोएब गौरी को बिला कमोकास मदफून सोने के बारे में बता दिया। वो मेरे लिए काबिल भरोसा दोस्त साबित हो सकता था। तो इन सबको उस डायरी की तलाश भी है जिसमें मदफून सोने वाले थैलू की निशानदेही की गई है। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, और वो डायरी अब मियां जाहिद हुसैन के हत्थे चढ़ चुकी है। बल्कि अब तक उसने वो डायरी अपने चेले चौधरी नवाजिश को भेज दी होगी। मगर वो डायरी एक खाली गन से ज्यादा कुछ नहीं। वो एक ऐसा नाग है जिसका जहर तुमने निकाल लिया है। वो नाग किसी हकीर कीचवे से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। मैंने असबात में सर हिलाने पर इत्तफा किया। वो चंद लम्हा तक किसी गहरी सोच में डूबा रहा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए कारोबारी अंदाज में बोला, मिस्टर वजदान, मैंने बिजनेस डील के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया है, लेकिन इसके लिए एतबार शर्त है। मैंने कहा, मैंने तुम पर एतबार करके ही तुम्हें अपने राज में शरीक किया है। तुम मुझसे किस किस्म का एतबार चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल एतबार करें, वो इस तरारी लहजे में बोला। क्योंकि इस किस्म की बिजनेस डील को हम पेपर्स पर नहीं ले सकते। इस किस्म के कामों के लिए पार्टी की जुबान पर भरोसा किया जाता है। तुम मेरी जानब से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने इंतहाई एतमाद अमेज लहजे में कहा। मैंने अगर तुम पर एतमाद ना किया होता तो मैं तुम्हें इस राज में शरीक ही ना करता, और मैं तुम लोग के साथ ही ना होता, या फिर इब्तिदाई में ही इस काम को छोड़ चुका होता। तुम बताओ किस किस्म का बिजनेस है तुम्हारे जहन में? वो मजीद संजीदा हो गया। मिस्टर वजदान, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहता हूँ। हम इस बिजनेस में 51 और 49 के पार्टनर्स होंगे। तुम्हें मैं 51 की पोजीशन में रखना चाहता हूँ। मैं खामोशी से हमतन गोश रहा। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे सोने के दुरुस्त मकाम की निशानदेही करने वाले डायरी के वो सफ़ात दे दो, और मैं अपने बलबूते पर वो सोना वहां से निकलवा लूंगा। बाद में हम अपनी पार्टनरशिप के हिसाब से वो सोना बांट लेंगे। तुम्हें सोने की बाजियाफ्त के लिए एक तिनका भी दोहरा नहीं करना पड़ेगा। काम मैं करूंगा, हिस्सा दोनों पाएंगे। बोलो, मंजूर है? मैंने कहा, तजवीज़ तो अच्छी है, लेकिन ये समझ लो कि बाजियाफ्त का काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। मैं उस मतरूक कुएं में किस तरह खुदाई करवाता हूँ, ये मेरा दर्द सर है। तुम अगर इस बिजनेस डील के लिए तैयार हो तो हम अपनी दोस्ती को और मजबूत बना सकते हैं। मुझे बैठे बिठाए एक आसानी मुयसर आ रही थी। इससे फायदा ना उठाना हमाकत होती। मैं अगर खुद रखा वाली जाकर और उस सोने को निकालने की कोशिश करता तो चौधरी नवाजिश अली मेरे लिए बहुत ही मुश्किलात खड़ी कर सकता था। मैं चौधरी और उसके असर नफूस से खौफजदा नहीं था, ताहम उसके इलाके में जाकर खुल्लम खुल्ला मतरूक कुएं से वो मदफून सोना निकालना अमलन इतना आसान नहीं था। अगर मुझे दरपर्दा रहकर ये काम करने का मौका मिल रहा था तो मुझे सुनहरी मौके को जाया नहीं करना चाहिए था। शोएब गौरी एक काबिल भरोसा दोस्त साबित हो रहा था।
اس کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے مجھے امید تھی کہ وہ اس کام کو کر گزرے گا. اس طرح آدھا سونا اس کی طرف چلا جاتا. مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی. غوری سونے سے حاصل ہونے والی رقم کو CFK پر ہی خرچ کرتا تو یہ رقم نیک مقصد کے حصول پر ہی خرچ ہوتی. میرا ذہن اور دل ہر حوالے سے مطمئن ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے اپنی رضامندی کے طور پر دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا. غوری نے بڑی ہی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام لیا. میں نے کہا میں کل آپ کو ڈائری کے وہ قیمتی صفحات دے دوں گا. آپ اپنے طور پر جیسے چاہو وہ سونا حاصل کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں ایک مرتبہ رکھا والی ضرور جانا چاہتا ہوں. اسی سونے کے سلسلے میں؟ غوری نے پوچھا. نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا. سونے کا معاملہ تو میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. وہاں میں کسی اور سلسلے میں جانا چاہتا ہوں. کیا میں اس سلسلے کے بارے میں کچھ جان سکتا ہوں؟ جب تم سے دوستی ہو گئی ہے تو پھر تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تم براہ راست بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہو. خیر، میں تمہیں خود ہی بتاتا ہوں. میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر غوری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا. میں پاکستان کے ہی مقاصد کے لیے آیا ہوں جن میں سر فہرست چودھری نوازش علی اور سونے کے معاملات ہیں. سونے کا ٹھیکہ تو تم نے لے لیا، مگر میں چودھری نوازش سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں. حساب ماضی کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے. علاوہ ازیں میں اس دھرتی، اس گھر اور اس مقام کو ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میں نے جنم لیا تھا. بولتے بولتے میری آواز بھر آ گئی. غوری نے کہا مسٹر وجدان، جہاں تک جنم بھومی کو دیکھنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے تمہیں ایک دفعہ موضع رکھا والی بنفس سے نفیس جانا ہوگا. البتہ چودھری والا مسئلہ میں کراچی میں بیٹھے بیٹھائے حل کر سکتا ہوں. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. وہ کس طرح مسٹر غوری؟ جب ہم دوست بن ہی چکے ہیں تو تمہارے تمام دشمن میرے بھی دشمن ہیں. وہ نہایت ہی سنجیدگی سے بولا. میں اپنے بندوں کی مدد سے چودھری کو ٹھکانے لگوا سکتا ہوں، میرے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں. میں نے نفی میں گردن ہلا دی. نہیں مسٹر غوری، اگر تم چودھری کی کسی بھی طرح ختم کرنے میں امداد دو گے تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. میرے سینے میں جو الاؤ روشن ہے اس پر ایک چھینٹا پانی کبھی نہیں پڑے گا جب تک میں اپنے ہاتھوں سے چودھری نوازش کو تڑپا کر نہیں ماروں گا. میرا انتقام پورا نہیں ہوگا. تم سینے میں روشن انتقام کی آگ کی تپش سے خوب واقف ہوگے. اس قاتل آگ کے لپکتے شعلے زہریلے ناگوں کی مانند اپنی زبانیں لہراتے رہتے ہیں. یہ آتش فشاں جب تک پھٹے گا نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا. تمہاری یہ خواہش میں یہاں کراچی میں بھی پوری کر سکتا ہوں. غوری نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا. میں کچھ سمجھا نہیں مسٹر غوری. میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا. وہ بولا میں کسی نہ کسی طرح چودھری نوازش کو کراچی پہنچا کر تمہارے حوالے کر سکتا ہوں. کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ میں نے پوچھا. کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں میرے دوست. میں نے پہلی مرتبہ شعیب غوری کو بے تکلفی سے مخاطب کیا. وہ میری توقع سے زیادہ گہرا اور کام کا آدمی ثابت ہو رہا تھا. جبھی تو وہ اتنی اہم تنظیم کو بڑی ہی کامیابی اور ہوش اسلوبی سے چلا رہا تھا. میں نے اسی کے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا مسٹر شعیب، اگر تم یہ کام کر دو تو تمہاری تنظیم CFK کو میں بھاری امداد دوں گا. اس ریٹرن کی ضرورت نہیں. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا. اگر میں تمہارے دشمن کو یہاں پہنچا کر تمہارے قدموں میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ایک دوست کی طرف سے دوسرے دوست کے لیے ایک ادنا سا تحفہ ہوگا. میں اس کے انداز دوستی کو سراہے بنا نہ رہ سکا. مسٹر غوری، تم ایک قابل فخر دوست ہو. مجھے بھی کبھی آزما کر دیکھنا. وجدان کی دوستی تمہیں پسند آئے گی. مجھے وجدان اور اس کی دوستی پسند آ چکے ہیں، اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا. اور میں دوست کی دوستی کو آزمانے کا قائل نہیں. دوستی ہر قسم کے ٹرائل سے مبرہ ہونی چاہیے. میں خود بھی اسی قسم کے خیالات کا مالک ہوں. میں نے کہا. وہ مسکراتے ہوئے بولا. پھر تو خوب نپے گی مائی ڈیئر. شور مائی ڈیئر غوری. میں نے کہا. تمہارا یوں بے تکلفی سے مجھے غوری کہنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولا. حالانکہ ہماری عمروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہارے اس طرح پکارنے سے مجھے کوئی یاد آ جاتا ہے. بات ختم کر کے وہ خیالوں میں گم ہو گیا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ماضی میں کچھ تلاش کر رہا ہو. میں نے بے تکلفی کی فضا کو قائم رکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا. مسٹر غوری، کوئی یاد آ جاتا ہے یا یاد آ جاتی ہے؟ وہ چونک اٹھا. پھر اس نے بڑی ہی خوبصورتی سے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے معاملہ رفع دفع کر دیا. مسٹر وجدان، یاد کا لفظ چونکہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے یاد
आ जाती है, कह देना भी कुछ गलत नहीं, तुम जो चाहो समझ सकते हो। मुझे जो समझना था वो मैं समझ गया। उसने वापस करंट टॉपिक की तरफ आते हुए कहा, मिस्टर वजदान, इस वक्त हमारे सामने 3 अहम काम हैं। नंबर 1, मतरू कुएं से सोने के भरे हुए वो बड़े थैले बरामद करना। नंबर 2, चौधरी नवाज अली से भयानक इंतकाम। नंबर 3, तुम्हारी जन्म भूमि की यात्रा। मेरा ये ख्याल है हमें ये काम एक खास तरतीब और टाइमिंग से करने चाहिए। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने तायद की। प्लानिंग और टाइमिंग हर कामयाब मंसूबे की शराइत अव्वलीन होते हैं। तुम्हारे जहन में इस बारे में क्या लाहे अमल है? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, पहले मैं उस मतरूक कुएं की तलाश और खुदाई का महफूज बंदोबस्त करूंगा। खुदाई से 1 रोज कबल मैं चौधरी नवाज अली को तुम्हारे पास पहुंचाने का इंतजाम करूंगा। मैं चाहता हूं कि दोनों काम एक ही दिन और एक ही वक्त में हो जाए। जिस रोज चौधरी तुम्हारे खत्ते चढ़े उसी रोज कुएं की तह से सोने वाले थैले निकाल लिए जाएं। मैं खुदाई के काम पहले करवा लूंगा। वो चंद लम्हे सांस लेने के लिए रुका, फिर अपनी तजवीज को तकमील के मराहल से गुजारते हुए बोला, इन वाकयात के चंद रोज के बाद तुम अपनी जन्मभूमि की यात्रा को जा सकते हो। वेल डन। मैंने सताइशी नजरों से गौरी को देखा। मुझे तुम्हारा प्रोग्राम पसंद आया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर वजदान। वो सर को खफीफ सी जुम्बश देते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भी तजवीज है। मैंने चौंक कर सवालिया नजर से उसे देखा। वो बोला, अगर तुम सोने का हिस्सा ना देना चाहो तो मैं उस सोने की मालियत के बराबर तुम्हें रकम भी दे सकता हूँ, जैसी करेंसी में तुम चाहो, US डॉलर, स्टर्लिंग या जो भी तुम्हारी ख्वाहिश हो। मैं वो तमाम सोना अपने अंग्रेज दोस्त मिस्टर नील आर्मर के हवाले कर दूंगा। तुम तो जानते ही हो वो गोल्ड अकाउंट बैंक चलाते हैं। हम इस सोने के एवज करेंसी हासिल कर सकते हैं। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, वैसे तो करीब सिंगापुर से भी एक बहुत बड़ी रकम US डॉलर की शक्ल में तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। मुझे लगता है तुम रातों रात बिलियनियर क्या ट्रिलियनियर होने वाले हो। बिलियनियर और ट्रिलियनियर का आखिरी जुमला उसने मजाक के रंग में कहा था। मैंने कदरे संजीदा होते हुए कहा, मिस्टर गौरी, हमारी पार्टनरशिप का दारोमदार उस सोने के हसूल पर है। अगर बिलफर्ज तुम वो सोना बरामद करने में कामयाब ना हो सके तो तुम्हारी इस मेहनत को कौन अदा करेगा? सवाल अच्छा है। वो भी संजीदा हो गया। मुमकिन है मैं तुमसे जरूर पूछूंगा कि ये सवाल तुम्हारे जहन में किस बिना पर आया है। मैंने कहा कि इस बात के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सोने की खुदाई के सिलसिले में अचानक घूमती सतह पर कोई रुकावट सामने आ सकती है। बहरहाल वो सोना स्मगलिंग के माल की हैसियत रखता है। अगर हुकूमती इदारों को उसकी खुदाई की सुनगुन मिल गई तो तुम्हारा काम खटाई में पड़ जाएगा। हुकूमत और हुकूमती इदारों की तुम परवाह न करो। वो पुरएतमाद लहजे में बोला, मेरे जहन में एक अछूता और शिफाफ मंसूबा है। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मैं किस मकसद के लिए वो खुदाई करवा रहा हूँ। बहरहाल मैं तो हुकूमत की सरपरस्ती में वो काम करूंगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो किस तरह दोस्त? मैंने कहा था ना, ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। वो हाथ को तसल्ली के अंदाज में हरकत देते हुए बोला, मैं जानता हूँ इस मुल्क में कानून की मदद से गैर कानूनी काम किस तरह किए जा सकते हैं। तुम अपने जहन को मत थकाओ। हाँ, अगर तुम्हारे जहन में कोई और बोझ हो तो वो भी उतार दो। मैंने मुतमईन होते हुए कहा, एक अच्छा भी हो सकता है कि तुमसे पहले वो सोना वहां से निकाला जा चुका हो। मैंने ये बात दानिस्ता सिर्फ गौरी को चेक करने के लिए की थी, वरना मैं जानता था अगर सही निशानदेही के बगैर उस मदफून सोने की बाजियाबी मुमकिन होती तो चौधरी अब तक उस पर हाथ साफ कर चुका होता। वो अब तक हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहता। शोएब गौरी ने कहा, मिस्टर वजदान, अगर वो सोना मतरूक कुएं से निकाला जा चुका होता तो ये बात चौधरी नवाजिश से छुपी न रहती। या तो वो उस सोने को वहां से निकलवाता या निकलवाने वाले को जान को आ चुका होता। इस सूरत हाल में वो हालात पेश न आते जो पाकिस्तान खसूसन कराची में दाखिल होते ही तुम्हें दरपेश हैं। चौधरी की नमक ख्वारों ने डायरी के हसूल के लिए बूटा सिंह को हलाक कर दिया। तुम्हारे साथी मीर बख्श को भी इसी सिलसिले में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे 101% यकीन है कि वो भारी मालियत का सोना अभी तक उस मतरूक कुएं के अंदर कैनवस के स्लीपिंग बैग में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है। वो एक लम्हे को अचानक खामोश हुआ, फिर मुस्तरिब अंदाज में दोनों हाथ मलते हुए बोला, मुझे एक अछूता आइडिया सोच रहा है मिस्टर वजदान। कैसा आइडिया?
मियाँ जी से दिल लगी का आइडिया मैं समझ नहीं सका मिस्टर गौरी। मैंने कहा। वो बोला हम मियाँ जाहिद हुसैन से कुछ अटकेलियाँ कर सकते हैं। मैं अब भी उसकी बात की तह तक नहीं पहुंच सका और पूछा कैसी अटकेलियाँ। वो वजाहत करते हुए बोला, मिस्टर वजदान, तुम काम की 2 सफ़ात निकाल कर वो डायरी होटल के कमरे में ही छोड़ आए थे। मियाँ जाहिद ने वो डायरी फौरी तौर पर अपने बॉस चौधरी नवाजिश को भिजवा दी होगी और ये बात सिर्फ हम जानते हैं कि वो डायरी एक बेकार और बेमुसरफ किताब बनकर रह गई है, वरना मियाँ जाहिद और चौधरी नवाजिश तो खुशी से बगले बजा रहे होंगे। हमें उन्हें उसी खुशफहमी में मुब्तला रखते हुए उनकी खुशी का सत्यानाश मारना है। वो एक लम्हे को खामोश होकर मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, अब तुम इस डायरी के हसूल के लिए मियाँ जाहिद का ताकुब करोगे और ये ताकुब मियाँ जाहिद और उसके बंदू को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए होगा। और उस डायरी की इस्तेमाल की जाएगी, इससे हमें दोहरा फायदा पहुंचेगा। तुम्हारी डायरी के पीछे भागना उनकी खुशकिस्मती को और ज्यादा मजबूत कर देगा कि सोने का राज उसी डायरी के अंदर मौजूद है। उसके साथ ही इस भाग दौड़ में चंद जराइम पेशा बुरे लोग भी इस शहर से कम हो जाएंगे। हज कम जहां पाक वाली मिसाल तो तुमने सुनी रखी होगी मिस्टर वजदान। मैंने उसके इस आइडिया को सराहा। फिर हमारे दरमियान बाहमी अमूर पर कुछ बातें हुई और जब मैं शुएब गौरी के ठिकाने ईस्ट से रुखसत होने लगा तो उसने मुझे एक मरतबा फिर हैरान कर दिया। वो मेरी जानिब एक खाकी लिफाफा बढ़ाते हुए बोला, मिस्टर वजदान, ये तोहफा मेरी तरफ से रख लो। क्या है इस लिफाफे के अंदर, खोल कर देख लो। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो खाकी लिफाफा वहीं खोल कर देख लिया। अंदर से 2 की रिंग बरामद हुए। दोनों रिंग्स में चंद चाबियां झूल रही थी। मैंने सवालिया निगाह से उसकी तरफ देखा। वो तबस्सुम रेज लहजे में बोला, इनमें से एक गुच्छे में गाड़ी की चाबियां हैं, नई नवेली नीले रंग की शेराट। दूसरी की रिंग फ्लैट की चाबियों वाला है। ये फ्लैट साहले समुंदर पर एक कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर वाक़या है। नीली शेराट उसी बिल्डिंग की पार्किंग में मौजूद है। गाड़ी का नंबर और फ्लैट का एड्रेस एक पर्चे पर लिखा हुआ है और वो पर्चा भी इसी भूरे रंग के लिफाफे के अंदर है। शायद तुम वो निकालना भूल गए। मैंने बेख्तियार उस आगे लिफाफे के अंदर झांका, मज़कूरा पर्चा बरामद कर लिया। वो पर्चा गौरी के बयान की तस्दीक कर रहा था। गाड़ी का नंबर और फ्लैट का एड्रेस उस पर दर्ज था। मैंने एक बार फिर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, ये सब क्या है? मैं बता चुका हूँ मिस्टर वजदान, ये एक हकीर सा तोहफा है मेरी जानिब से। किसी के पुरहुलूस तोहफे को ठुकराना नहीं चाहिए। जब उस शख्स से नई नई दोस्ती भी हुई हो। मैंने वो हाकी लिफाफा अपनी जेब में रखते हुए कहा, मिस्टर गौरी, तुम्हारे ये हकीर से तोहफे हाथ से वजनी हैं। अंदाज मजाक का था। वो भी उसी रंग में बोला, अगर बोझ ज्यादा महसूस करने लगो तो साथ साथ उतारते भी जाना। मैं दोस्तों से तोहफे लेकर बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ। मैंने कहा, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, इसलिए मिस्टर का तकल्लुफ अच्छा नहीं लगता। हम एक दूसरे को वजदान और शुएब भी कह सकते हैं। ओके। वो ज़ेरे-लब मुस्कुराया और फिर बोला, वजदान, मैं अपने साथियों के हमरा इस फ्लैट पर शिफ्ट होना चाहता था, लेकिन अब तुम अपने साथियों के हमरा इस फ्लैट पर शिफ्ट हो जाओ। मैंने बिजली, गैस और टेलीफोन का बिल एडवांस में पे कर रखे हैं। 1 साल तक तो ये बिल माइनस में आएंगे। फ्लैट फुली फर्निश्ड है। किचन में फ्रिज समेत जरूरत की हर शय मौजूद है। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस बिल्डिंग में हर फ्लोर में सिर्फ 2 फ्लैट आमने सामने मौजूद हैं। वहाँ सब अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। कोई किसी की टो में नहीं है और ना ही कोई किसी के मामले में टांग अड़ाने की किसी के पास फुर्सत है। निहायत ही आराम और सुकून से तुम वहाँ वक्त गुजार सकते हो। मैंने शुएब गौरी के इस तोहफे को खुशी से कबूल किया और फिर ईद से बाहर निकल आया। रूबी और इम्तियाज तो खुशी से भोले नहीं समा रहे थे। उनकी खुशी में हजन की आमेज़श थी। CFK के पास शुएब गौरी से होने वाली मेरी मुलाकात और उसके नताए ने उन्हें जहां बेपनाह खुशी दी थी, वहीं वो उस एहसास से हाथ से रंजीदा थे कि अब हम उनसे रुखसत होने वाले हैं। हमारी रिहाइश तारिक रोड से समुद्र के किनारे जाने वाली थी। मैंने इम्तियाज का कंधा थपकते हुए कहा, यार दिल छोटा क्यों करते हो? हम एक ही शहर में हैं और मिलने मिलाने पर कोई पाबंदी भी आयद नहीं की गई। जिगर, अगर तब्दीली रिहाइश का फैसला अब्बास का ना होता तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर जाने ना देता। इम्तियाज ने हल्लू से दिल से कहा, मैं तुम्हारे दिली जज्बात को समझता हूँ यार। मैंने संजीदगी से कहा। फिर वो किसी फौरी ख्याल के तहत बोला, आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे। ये एक तरह का फेयरवेल डिनर होगा। हमें भला क्या एतराज हो सकता था। फिर खुद ही इम्तियाज ने वेन्यू का इंतखाब भी कर लिया। कुछ देर के बाद हम सब इम्तियाज की गाड़ी में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में बूफे डिनर करने जा रहे थे।
इम्तियाज ने बताया वो पहले भी कई मरतबा यहाँ आ चुका था। वहाँ का मेन्यू खासा सेहतमंद और खाने यहाँ से सेहत बख्श थे। रूबी ने भी वहाँ के खानों की बहुत ही तारीफ की थी। उस ओपन एयर रेस्टोरेंट का माहौल मुझे बेहद पसंद आया। हम एक गोशी की मेज पर बैठ के बूफे डिनर के असूलों और तकनीक से मैं बखूबी आगाह था। ऐसे मकामात पर वक्त बहुत ही अच्छा गुजरता है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो और एंजॉय करते रहो। हम खाने के दौरान में खुशकपियों में मसरूफ थे कि अचानक मुझे अपने पाँव के नजदीक सरसराहट सी महसूस हुई। अगले ही लम्हे में समझ गया कि कोई जानदार वहां मौजूद है। उसका महसूस लम्स मुझे बता रहा था कि वो कोई बिल्ली थी। मुझे हैरत हुई कि इतने म्यारी रेस्टोरेंट में वो बिल्ली कहाँ से आ गई। मैंने अपने पाँव को थोड़ी सी हरकत दी तो वो म्याऊं की आवाज निकालते हुए दूसरी मेजों की जानिब दौड़ गई। सबने उस बिल्ली को जाते हुए देखा। वो एक खूबसूरत सी सफेद बिल्ली थी जो आम बिल्लियों की बनिस्बत इंतहाई साफ और खुशनुमा थी। इम्तियाज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ये कम वक्त कहाँ से आ गई, मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा। अब छोड़ो भी, रूबी ने बेपरवाही से कहा, ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है, इसमें किसी बिल्ली का घुस जाना कौन सी खास बात है। फिर उसने हमें कौन सा नुकसान पहुंचाया है। साहिल ने बज़ाहिर संजीदा रहते हुए एक खूबसूरत मजाक किया। ये बिल्ली वजदान से अपनी बरादरी का बदला लेने आई है, छोड़ेगी नहीं। मैं उसका इशारा समझ गया और मुस्कुराकर खामोश हो गया। इम्तियाज ने मुझसे पूछा, भाई ये बिल्लियों की बरादरी का क्या किस्सा है। पिछले दिनों वजदान एक तजर्बा करने के लिए बिल्लियों को अपना झूठा खिला रहा था, साहिल ने इम्तियाज को बताया। और ये बिल्ली अपने कुंबे की सरदार भी है। और फिर अपनी तहकीक के जरिए उसने मालूम कर लिया है कि वजदान कितना खतरनाक तजर्बा कर रहा था। मैं बिल्लियों की जान को खतरे में डलते नहीं देख सकती थी, क्योंकि इसमें बिल्लियों की जान को 100% खतरा था। और अब उनसे कुंबे के सरदार को ये बात मालूम हो चुकी है। अब रूबी और इम्तियाज की बात ये साबित कर रही थी कि वो भी बात की तह तक पहुंच गए। अंबर की हिदायत पर मैंने चंद ऐसे तजर्बात वाकई किए थे। खुदा का शुक्र है, इन तजर्बात और लेबॉर्ट्री टेस्ट का नतीजा तसल्ली बख्श निकला था। किसी भी बिल्ली को मेरे झूठे से कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और टेस्ट की रिपोर्ट्स में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जिससे पता चलता कि मैं एक जहरीला इंसान हूँ। होमियो डॉक्टर अंबर ने रिपोर्ट्स देखने के बाद मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा था जैसे वो समझ रही हो मैं खामखा उसे उलझाने के लिए अपने जहरीलेपन की कहानी लेकर उसके पास जा पहुंचा था। वरना मेरे खून और स्पॉटम की रिपोर्ट्स तो बिल्कुल क्लियर थी। मैं खुद भी हैरत ज़दा था। 2 मरतबा इंतहाई खतरनाक जहरीले सांप मुझे डसने के बाद तड़प तड़प कर मर गए थे। मैंने दोबारा उनका हवाला दिया तो डॉक्टर अंबर ने कहा, अब हो सकता है आप किसी जानदार को अपने दांतों से काट देखें। वैसे मेरे ख्याल में आपके साथ जहरीलेपन वाला कोई मसला नहीं। मैं ना तो डॉक्टर के साथ कोई मुबाहसा करना चाहता था और ना ही अपने तजर्बात को नज़रअंदाज कर सकता था। ये तो मुमकिन था कि नीलगिरी मुझे अपने लिए महसूस रखने की खातिर मेरी तवज्जो जहरीलेपन की तरफ उसने दिलाई हो, लेकिन मैं उन दोनों सांपों की मौत को नहीं भूल सकता था। मेरे उस्ताद मास्टर हींग पाई ने पता नहीं मुझे कौन कौन सी जड़ी बूटियों के अर्क पिलाए थे कि मैं हर किस्म के जहर से महफूज हो गया था, लेकिन मेरे वजूद के अंदर पाया जाने वाला जहर किसी टेस्ट की पकड़ में नहीं आ रहा था। एक वक्त का खाना इंसान ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में खाता है, लेकिन बूफे में जाने वाले लोग बाज़ औक़ात 3-4 घंटे से ज्यादा लगा देते हैं, क्योंकि इस माहौल में खाना कम और बातें ज्यादा होती हैं। हमने भी उस रोज जी भरकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें की। इम्तियाज और रूबी हमारे मेजबान थे और वो अच्छी मेजबानी कर रहे थे, ताहम यहाँ पर मेजबानी की जरूरत ही नहीं थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।